ये अब आपको फील हो जाना चाहिए। अगर आपके पास कहीं पर भी कोई सा भी मौका मिलता है जहां पर आप समय व्यर्थ कर सकते हैं, प्लीज मत करिएगा, क्योंकि इस चीज को आप रिग्रेट करेंगे अपनी लाइफ टाइम। ये आखिरी के 5-6 महीने जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ जाता है, मैं लिटरली बता रहा हूं, पूरे 2 साल को आप कवर अप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही 5 महीने में ही करा जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से सीरियस होंगे तो उनके लिए आसान पड़ जाएगा। जो लोग बीच में थोड़े बहुत इधर उधर हो गए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और जिन्होंने अभी भी नहीं संभाला उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा यहां से बाउंस बैक करना। ठीक है, राइट? हाँ, ओके। डर लगने की कोई बात नहीं है बेटा, सच बता रहा हूं। ठीक है, जबरदस्ती अपने अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटीज मत डालो कि एग्जाम होगा, डर लगेगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं आप प्रोसेस के थ्रू ही जाइए। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको शिद्दत से पढ़िए। ठीक है, उससे बेटर कोई चीज नहीं हो सकती। जबरदस्ती आप अपने आप के लिए स्ट्रेस पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं कि यार एग्जाम में क्या मिलेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, टफ होगा, इजी होगा, क्या रैंक आएगी, कॉलेज क्या, ये सब बाद की बात है और वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली आपको फेस करनी ही है। ठीक है, उसको आप प्री प्लान करके आप उसको खत्म नहीं कर सकते। अभी राइट नाउ जो आप प्रेजेंट में जी के अपना सिलेबस को अच्छे से कर सकते हैं वही आपके हाथ में है। और प्लीज आप जबरदस्ती अपने लिए स्ट्रेस पॉइंट्स क्रिएट मत करिए। ठीक है, संडे का टेस्ट है, क्या पढ़ूं बेटा? आप सारी चीजें क्विक रिवीजन के थ्रू पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैंने पेपर नहीं देखा है कि किस लेवल का पेपर है, एडवांस है, मेंस है, आई डोंट नो। ठीक है, बट यस पेपर कंसेप्चुअल होगा फॉर श्योर। ठीक है, अब ये भी देखा जाएगा कि आपने कितना अच्छे से चीजों को पकड़ रखा है जो यहां तक। अब ये है ना, जो बच्चे कहेंगे सर हमें टाइम चाहिए, अरे भाई टाइम तो आपको मिला ही था। ठीक है, जो बच्चा अपनी रेडीनेस रखेगा कि यार कि कल भी या एक हफ्ते बाद भी अगर मेरा पेपर हो जाए, ठीक है, तो मैं देने के टेम्परमेंट मेंटेन रखता हूं और मैं उस चीज को करता हूं, वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। राइट? अब जेई मेंस का जैसी डेट आएगा उसके बाद आप लोग पैनिक करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक डेट नहीं आ रहा है तब तक आप कहेंगे अरे हो जाएगा ना, जब होगा होगा। राइट? आप समझ लीजिए आपका एग्जाम अब बहुत पास आ चुका है, अब आप कोई भी टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं रख सकते। क्लियर? क्लियर? ओके? हाँ। व्हाट अबाउट चीटर्स? चीटर्स देखो यार, पिछले साल तुम्हें क्या लगता है कि पिछले साल जब प्रहार हुआ होगा तो कई बच्चों ने चीटिंग नहीं की होगी, लेकिन क्या वो हर बार चीट करके आईआईटी तक पहुंच सकते हैं या एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंच सकते हैं? नहीं। क्या सारे, मैंने पिछली बार भी बोला था कि क्या प्रहार में जाने के बाद सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ? नहीं। क्या प्रहार में ना जाने के बाद बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ? ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल बैच से भी सिलेक्शन हुआ, प्रहार से भी सिलेक्शन हुआ। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा सीरियस हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना बेटा। ओके? बैकलॉग की अगर मैं आपकी बात करूं बेटा, वो हमेशा रहेगा यार। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो जिन बच्चों का बैकलॉग बना है, मैं कह सकता हूं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट आप अपना रे ऑप्टिक्स, जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका स्टार्ट होगा तो दिस इज न्यू बिगिनिंग आपके लिए। ठीक है, पीछे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, करंट का कुछ भी चीजें यूज नहीं होने वाली, बिल्कुल नई शुरुआत है। ठीक है, 1 मंथ तक आपका अप्रोक्सीमेटली रे ऑप्टिक्स चलेगा। ये मान लीजिए कि आपका नवंबर पूरा आपका रे ऑप्टिक्स खाएगा। ठीक है, इस 1 महीने में आप प्लस अपना बैकलॉग कवर कर लीजिए। प्लीज आप बैकलॉग कर लीजिए। ठीक है, अब आपको ये लगता है कि सर इतना ज्यादा पढ़ा दिया है, आपकी नॉर्मल जेई लक्ष्य की भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, लक्ष्य की भी है, प्लस एडवांस के सेशंस भी हैं। ठीक है, फिर सर हमारे स्कूल के भी हैं, प्लस प्रहार भी आ रहा है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई, जो इस पूरे कार्यक्रम में घिसेगा अपने आप को वही आगे बढ़ पाएगा। हम तो आपको मौका दे सकते हैं। राइट? हम आपको वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, वो मौका दे सकते हैं, वो क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दे सकते हैं। ठीक है, और आपके साथ दिन रात लग के क्लास भी कर सकते हैं। यही हमारा एक योगदान है। इसके बाद करना तो आप ही को है। ठीक है, करना तो आप ही को है। राइट? ओके? हाँ, ओके। प्रैक्टिस टाइम नहीं मिल रहा है तो आप अपना जरा शेड्यूल बनाइए और देखिए आप कितना खाली टाइम वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपके 2 घंटे तो ऑब्वियसली निकल जाएंगे जो आप बर्बाद कर रहे हैं। भले वो स्कूल जाके, स्कूल में खाली टाइम बैठकर, या फिर ट्रेवलिंग करके, या घर पे बतिया के, या फिर मोबाइल यूज करके। हर बच्चे के पास कहीं ना कहीं 2 घंटा मिनिमम टू मिनिमम कह रहा हूं, उससे ज्यादा ही होगा। ये आप हर दिन बर्बाद कर रहे हैं, हर दिन बर्बाद कर रहे हैं।
अगर आप 2 घंटे से निकाल के सीरियसली अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें ही आपका धीरे धीरे बैकलॉग कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है तो करता कौन है? आप करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं सही और गलत के बीच में मीडिएटर आप हैं। आपको सब पता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, और मीडिएट आप करते हैं, डिसीजंस आप लेते हैं। अब वो आप, मैंने हमेशा कहा है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, रेगुलर आपको पढ़ना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोचना है। अगर आप ये 2 चीजें करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी निकल जाएगा, लेकिन यस, इस पूरे करिकुलम से निकलने के बाद आप में एक ऐसी सोच और ऐसी मेहनत करने की, वो कहते हैं ना, क्षमता आ जाएगी जिससे आप अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानेंगे। ठीक है? ये आपका डिसीजन है। ओके? देयर इज नो स्लीप टाइम बेटा, देयर इज नो ऐसा स्लीप टाइम। मैं तो हमेशा कहूंगा कि आप रात को अच्छे से सोइए। ठीक है? 7 आवर्स मिनिमम आप अपनी स्लीप कंप्लीट करिए। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पढ़ने का एनवायरनमेंट घर पे नहीं मिल पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी अपने टाइम में रात को ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ पाता था क्योंकि पूरा घर शांत हो जाता था, कोई चेचे पेपे नहीं, कहीं बाहर जाना, कहीं यहां पर नहीं। तो मैं पर्सनली रात को पढ़ता था, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी हैं आपके, कि आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाता है, आपकी बॉडी पर इंपैक्ट आता है। ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं ऑन लॉन्ग टर्म अगर आप ज्यादा टाइम के लिए करेंगे तो आपका दिन का जो दिनचर्या है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंपैक्ट आपकी हेल्थ पर आएगा। तो फॉर द टाइमिंग जब आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप रात को यूटिलाइज कर सकते हैं शांति से। बट आपकी 7 घंटे की 1 साउंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि 2 घंटा अभी सो लेता हूं, 4 घंटा बाद में कर लेता हूं। इससे आप मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता जिंदा रह पाएंगे, उसके बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी इस टाइम पर। ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि अभी सीजन चेंज होने वाला है। कई सारे बच्चे 1-1 हफ्ते के लिए बीमार पड़ेंगे, और वो रेस से यहां पर अगर बीमार पड़ गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है? एनी डाउट? सर इट्स 5 आवर्स स्लीप इज गुड। अगर आपकी बॉडी कोई बात, मतलब सोने के बाद अगर आपको थकावट महसूस नहीं होती, आपको स्लीपीनेस नहीं होती है, ठीक है, मतलब आप अगर एक्टिव हैं, आपका माइंड ढंग से काम कर रहा है, देन 5 आवर्स कुछ लोगों के लिए दुनिया में है, वो 5 घंटा सो के भी दिन में काम चला लेते हैं, राइट? लेकिन वो आपकी बॉडी की डिमांड के ऊपर है। जबरदस्ती आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस मत दीजिए पढ़ाई के चक्कर में। मैं हमेशा बोलता हूं ये जो आपको टाइम मिला है 24 घंटा, इट इज इनफ टू मैनेज टू क्रैक आईआईटी एग्जाम। ठीक है? हमेशा लोग करते हुए आए हैं और आगे भी करते हुए रहेंगे। इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं या उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जबरदस्ती आप सोने में से समय मत काटिए, जो आप फालतू काम कर रहे हैं वहां से समय काटिए और आप आराम से सोइए। क्लियर? क्लियर? रिवीजन का अभी मैं आपको सभी को बोलूंगा कि अक्टूबर तक आप जितना रिवाइज कर सके, टेंशन फ्री आप उतना रिवाइज करते रहिएगा। आपका प्राइम फोकस मैं आप सभी बच्चों को बोलूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप की आपको बात कर रहा हूं, ठीक है। 12th आप कंप्लीट करिए बस, 11th की तरफ अभी मत सोचिए, सीरियसली बता रहा हूं। 12th आप कंप्लीट कर लीजिए नवंबर तक, ठीक है। जिस बच्चे ने 12th कंप्लीट कर ली ना नवंबर तक, तो 50% कंपटीशन का और 100% उसके बोर्ड्स का तैयारी हो जाता है, राइट। तो नवंबर तक अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो आपके प्री बोर्ड्स जब आपके स्कूल में चल रहे होंगे, ठीक है, प्री बोर्ड्स जब आपके स्कूल में चल रहे होंगे, तब आप यहां पर 11th का रिवीजन कर पाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने खुद से प्लान बनाया होगा 11th के रिवीजन में मैं HCV भी लगा दूंगा, PYQ भी लगा दूंगा, वो आपको समय अभी नहीं मिलेगा। 11th के रिवीजन में आपको जो भी क्लास में कराया जा रहा है, क्लास प्लस DPP अगर आप कर पाए और उतना रिटेन कर पाए तो बहुत होगा। जनवरी के बाद, जनवरी एंड फरवरी जो आपको बीच में टाइम मिलेगा, एक महीने का अगर आप मान लीजिए 15 जन टू 15 फेब के आसपास अगर आपको टाइम मिलता है, एक महीने का टाइम मिलता है, तो मैं आपको ये करूंगा HCV के, कल ही मैं सोच रहा था कि HCV के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भले ही वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो, भले ही वो एक्सरसाइज 1 हो, एक्सरसाइज 2 हो या मेन एक्सरसाइज हो, कोई से भी हमारे पास कौन से सबसे इंपॉर्टेंट HCV एंड NCERT के आपके क्वेश्चन आपको यहां पर कर लेने हैं 12th एंड 11th के। सारे क्वेश्चन लगाने का अब समय नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई किताब नहीं उठा सकते, ठीक है। अगर आपका ये हो जाए, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ PYQs करिए और अपना रिवीजन करते हुए चलिए, ठीक है। अब वही बात है, आपको 2 बार डिस्ट्रैक्शंस होंगे। पहली डिस्ट्रैक्शन आपकी प्री बोर्ड में होगी, जहां पर आपका फ्लो दोबारा बिगड़ेगा, जैसे हाफ ईयरली में आपका भी बिगड़ रहा है, लिटरली बता रहा हूं। ऐसा ही आपको दोबारा जब 11th तैयार करने का मौका मिलेगा यहां पर, फिर आपका प्री बोर्ड्स खराब करेगा।
उसके लिए अभी से तैयारी कर लीजिए कि हाँ यार प्री बोर्ड्स के टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरी अभी से तैयार हो, मेरे को सारी डेरिवेशंस याद हो, सारे फॉर्मूले याद हो, सारे डायग्राम याद हो, सारे ग्राफ याद हो, मेजॉरिटी मैं कर लूं और घर वाले मेरे को मतलब कहते हैं ना डांटे ना कि यार मार्क्स कम आ गए, राइट। इतना आप एटलीस्ट करिए कि घर वाले कुछ ज्यादा शोर ना मचाए। आपको भी पता है प्री बोर्ड्स किसी को मार्क्स याद नहीं रहते, मेन बोर्ड्स के मार्क्स हैं। एटलीस्ट इतना कर लीजिएगा कि 70-80% आ जाएं, घर वाले शांत रहें और आप फोकस कर पाए 11th के रिवीजन पर। क्लियर क्लियर। 15th फेब से बोर्ड्स हैं सर, मेरे को पता है, मैंने देखा था कुछ बच्चे कह रहे थे, लेकिन अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। वो गूगल पे टेंटेटिव डेट बोली जा रही है, ठीक है, तो वो कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग माने 15th ऑफ फेब से अगर आपकी डेट है, तो आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपके लिए बहुत टाइम क्रंच होने वाला है, ठीक है। मेडिकल वालों के लिए ये खास बात है कि उनका 11th का जो 12th का सिलेबस है वो दिसंबर में भी खत्म हो जाए, दिसंबर लास्ट तक भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनवरी उनको प्रॉपर मिल जाता है तैयारी के लिए। फिर उसके बाद जनवरी फरवरी के मिड से अगर वो अपनी बोर्ड्स की तैयारी करें तो प्रॉपर टाइम मिल जाता है बोर्ड्स के लिए, और फिर अप्रैल भी उनको मिल जाता है आसानी से रिवाइज करने के लिए। फर्स्ट वीक ऑफ मई में उनका नीट का एग्जाम होता है। ऑल्दो वहां पर कंपटीशन अलग लेवल का है, अलग टफनेस है, फुल मार्क्स लाने पर भी रैंक भाई साहब 720 में से 720 में भी 2-3 बच्चे बैठे होते हैं, बहुत हाई कंपटीशन है। आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपकी शिफ्ट्स हैं, इसी में प्री बोर्ड्स हैं, इसी में 11th का रिवीजन है, इसी में बोर्ड्स हैं, तो अब आपको एफिशिएंटली टाइम मैनेज करना ही है, बस और कुछ नहीं। ज्यादा लालच में मत रहना कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कर लूं। जिन बच्चों ने शुरुआत से स्टार्टिंग से सीरियस रहे हैं उनके लिए मैं ये स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं। आपको हमेशा टारगेट करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को पढ़ लें। 100% नहीं हो पाएगा तो उसका दुख मत मानना, जितना हो पाए उसको शिद्दत से सही करके आ जाना एग्जाम में हमारा एम होना चाहिए। जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं काम चोरी करी है उनको पता है, तो अब आप लालच में मत करना कि यार मेरे को तो 100% पढ़ना था, मैं पढ़ नहीं पाया, और उसके स्ट्रेस में आप जितना मिल रहा है उतना भी नहीं कर पाओ, तो ये बेवकूफी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 11th की प्रैक्टिस आप जनवरी एंड फरवरी, जब आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे, मैंने क्या बोला, क्लास में ही हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कराएंगे और आपको डीपीपी अभी 10 क्वेश्चन की मिलती है, उस समय 15 क्वेश्चंस की हम लोग डीपीपी के कोशिश करेंगे। मैं बोल दूंगा ये पॉइंट कि आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस की डीपीपी मिले तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर पाए। ठीक है, और आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूं तो मेन फॉर्मुलेज आपको याद रहेंगे ही, तो आप जल्दी जल्दी से अपने डीपीपीस को सॉल्व करें। जनवरी फरवरी में एनसीईआरटी और एचसीवी के मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ा सा लोड कम होगा। और बोर्ड्स के बाद आप अपना श्योर शॉट सारे के सारे चैप्टर्स का पीवाईक्यूज लगाइए। क्लियर क्लियर, हाँ ओके। मॉक टेस्ट जैसे आते रहे बेटा, कोई भी मॉक टेस्ट के लिए ये मत सोचना मेरी तैयारी नहीं है, लिटरली बता रहा हूं, ये सबसे पहला थॉट आता है कि सर मेरी तैयारी नहीं थी इसलिए मैंने ना मॉक टेस्ट नहीं दिए। आपकी तैयारी 100% एग्जाम से पहले कभी तक होगी ही नहीं, सही बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको मौका मिल जाए ना कि जेई का एग्जाम है मॉक टेस्ट के जैसा है, आप उसको भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप ये सोचोगे कि आपकी तैयारी अभी 100% नहीं है। जो बच्चा मॉक टेस्ट को छोड़ेगा तो वो एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस छोड़ रहा होता है अपने आप को सुधारने के लिए। एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या चीजों पर काम करना है उसको छोड़ रहा होता है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो सबसे बड़ा फॉल्ट आपका है। दूसरी बात, अगर नहीं भी है, कुछ 60-70% अगर आपका तैयार है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। एटलीस्ट आप अपने 60-70% को ही एनालाइज करिए कि क्या जो आता है उसको मैं 100% से सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। मैं 70% तैयार करके गया, फिर भी फिजिक्स में 1 घंटे से ज्यादा लग गया, केमिस्ट्री में 1 घंटे से ज्यादा लग गया, दैट मीन जब आपकी तैयारी बढ़ेगी तो आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू एग्जाम में आएगा। क्या आपने जो चीज करा वो सही है, क्या आपने फॉर्मूला जो लगाया वो सही था, क्या आपने जो कैलकुलेशन करी वो सही है, क्या आपने आंसर मार्क करा वो सही था। ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता लगेंगी जो आखिरी में आपके होंगे। ठीक है, तो प्लीज मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। इसके बाद आपको दोबारा इसी कलम को उठा के दोबारा 11वीं से स्टार्ट करना पड़ जाएगा अगर आपने हल्का सा भी आलस इस मोड पर कर दिया। क्लियर। मॉक टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपके जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 11th का भी कुछ रिवीजन हो चुका होगा तो मॉक टेस्ट आपके वहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कहीं के भी मॉक टेस्ट इट्स गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बात यह है कि आप एग्जाम टेम्परामेंट को समझिए।
मैं कभी नहीं बोलूंगा, या हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं बोला जाता कि यहीं पर दो, वहां पर दो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं। आप कभी कहीं से भी करें, जैसे भी करें, आप बस पढ़ाई करें, ये हमारा इंटेंशन है। आप कहीं अगर भी आपको लगता है आपके कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर आपको लगता है इंपैक्टफुल है आपके लिए, आप कहीं से भी करें, लेकिन एग्जाम टेम्परेमेंट को समझने के लिए आप टेस्ट जरूर दीजिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अब जिन्होंने पहले अपने टेस्ट छोड़े थे सिस्टम में कि यार मैं बाद में दूंगा, अब आप देखो इतनी सारी चीजें पाइल्ड अप पहले से ही पड़ी है कि इस समय पे हमें ये करना है। अब आप वो टेम्परामेंट से वो टेस्ट नहीं दे पाओगे, वो रैंक्स नहीं देख पाओगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर वो टेस्ट आपके बर्बाद हो गए। क्लियर? क्लियर? मॉक टेस्ट बेसिकली होता क्या है, एक सैंपल टेस्ट पेपर होता है जो एक पर्टिकुलर डिफाइंड सिलेबस के लिए आपका बिल्कुल जेईई मेंस लेवल का होगा। तो लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे जबरदस्ती टफ नहीं रखे जाएंगे। जेईई मेंस के जो लेवल पैटर्न एंड लेवल को मैच करते हुए उन टॉपिक से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉक टेस्ट। ठीक है? एग्जाम से पहले आपको फील देने के लिए कि इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, इन टॉपिक से अगर आता तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या आप उतने टाइम में इसको कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये मॉक टेस्ट होते हैं। क्लियर? जेईई डेट मेरे को नहीं पता। इंग्लिश का आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। आपके दोनों जो रेस्ट सिलेबस के होंगे, भले वो फिजिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो या फिर इंग्लिश हो। आखिरी में जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में जो 3-4 दिन का भी अगर आपको गैप मिलेगा, और अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं, अपना लिटरेचर को ध्यान से रख रहे हैं, आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? ओके? हाँ, अब ये सारी चीजें आप भी मैनेज करिए ना, ये कंप्यूटर साइंस, ये वो, सर इसका क्या करें, इसका क्या करें, हाउ टू रिवाइज, ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी। मैं आज बताऊं, ये क्या तुम्हें क्या लग रहा है, इन सब चीजों के बारे में टीचर बोलते नहीं रहते हैं। हम लोग पूरे साल भर यही बताते रहते हैं कैसे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन आपको बस ये कि बस कोई बता दे तो हम पढ़ेंगे। लेकिन वही बात है, जो बता रहे वो आप अभी नहीं कर पाते। आपको पढ़ना है, आप बैठिए तो पहले एक बार अपने आप को घिसिए, तो नहीं होंगे क्वेश्चन लगिए तो, क्योंकि आपको क्या होता है, अच्छा सर ने बोला ये 4 घंटे पढ़ना है तो इससे हो जाएगा। आप 4 घंटे बैठे, क्वेश्चन हुए, मोटिवेशन डाउन, फिर वीडियोस देखेंगे हम। इससे कुछ नहीं होता भाई। टाइम बाउंड स्टडी का जो आपको मैंने हमेशा से बोला है कि आप अपने आप को सीमित रख के मत पढ़िए। ठीक है? कि नहीं भैया 1 घंटे में मेरे को तो भाई 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आप लर्निंग प्रोसेस में, कभी आप ज्यादा टाइम लेंगे, कभी आप कम टाइम लेंगे। आप लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करिए, रेदर देन अपने ऊपर एक प्रेशर पॉइंट रख लीजिए। आपके नवंबर के बाद, मैं ये बोलूंगा दिसंबर से बेसिकली आपके प्रेशर पॉइंट्स अपने आप ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपने आप सिलेबस की टेंशन होने लग जाएगी, आपको अपने आप मार्क्स की टेंशन होने लग जाएगी। जो आपने कंफर्ट जोन में 1-1.5 साल निकाले हैं, अब वो आपके प्रेशर पॉइंट्स बनने वाले हैं। अब आपके ऊपर है आप उनको कैसे झेलते हैं। क्लियर? ठीक है? जो डमी स्कूल वाले हैं वो, उनको ऑब्वियस सी बात है डर लगेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो डिसिप्लिन खो दिया है, वो पेपर में बैठ के लिखने का पेशेंस खो दिया है, कलम चलाने का पेशेंस खो दिया है, स्टेप्स लिखने का तरीका खो दिया है। अब वो डमी स्कूल वाले बच्चों को यहाँ पर और ज्यादा डर बरतता है। क्यों? क्योंकि 11th आसानी से पास हो गए, प्रैक्टिकल्स में स्कूल का सपोर्ट मिल गया। अब आपको बोर्ड्स के लिए ज्यादा टाइम निकाल कर आपको अपने बोर्ड्स के लिए ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये टेम्परामेंट का भी गेम है। ठीक है? हाँ, अब जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला था आपने वो वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको स्कूल के लिए भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं निकलेगा जो एज कंपेयर टू स्कूल गोइंग होगा। क्लियर? ओके? हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी वाला पे इंग्लिश के पिछले साल भी आई थिंक इंग्लिश के सेशंस हुए थे, चैप्टर वाइज एंड ऑल, कुछ हुआ था। ठीक है? मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि यस हुआ था। अगर इस साल नहीं होता तो आप व्हाट यू कैन डू इज एनसीईआरटी वाला पर जाके उनके भी इंग्लिश के जो लेक्चर्स के डिस्कशंस थे, आप उनको खाली टाइम पर देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वहां पर भी क्वेश्चंस के डिस्कशंस हुए थे, मुझे जहां तक याद है। ठीक है? तो इंग्लिश का सिलेबस तो ज्यादा चेंज हो नहीं रहा है, तो आप लास्ट ईयर के इंग्लिश के जो सेशंस थे एनसीईआरटी वाला पे 12th क्लास के, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? क्लियर? ओके? ओके भाई, देखो वेट शीट के टेंशन मत लो, वो आनी होगी तो तुम कुछ वैसे भी नहीं कर पाओगे। मैं अभी बोल दूंगा 22 तारीख को होगा, नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये फालतू चीजों की स्ट्रेस चीजों पे मतलब अपना समय बर्बाद मत करो, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो।